पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर आज सुबह दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गया है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एआईसीसी मुख्यालय पर दिवंगत पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। वहीं कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, पार्टी नेता अशोक गहलोत और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एआईसीसी मुख्यालय पर दिवंगत पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एआईसीसी मुख्यालय पर दिवंगत पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। वहीं पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर और उनकी बेटी दमन सिंह ने एआईसीसी मुख्यालय में डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि दी। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी पार्थिव देह निगमबोध घाट पहुंचने वाली है। साथ ही तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने एआईसीसी मुख्यालय पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी। आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर और बेटी दमन सिंह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी, सोनिया और प्रियंका गांधी के अलावा अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पार्थिव देह को निगमबोध घाट ले जाया जा रहा है, जहां राहुल गांधी पार्थिव देह के साथ गाड़ी में ही बैठे हैं। बता दें आपको कि यहां 11:45 पर उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। निगमबोध घाट पर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जता दी है। केसी वेणुगोपाल का बयान भी सामने आ गया है। आपको बता दें, सरकार पूर्व पीएम का स्मारक बनाने के लिए जमीन तक नहीं तलाश पाई। ये देश के पहले सिख पीएम का अपमान है। वहीं बता दें आपको कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी शाह से मांग की थी कि मनमोहन सिंह का जहां अंतिम संस्कार हो, वहीं स्मारक बनाया जाए। हालांकि गृह मंत्रालय ने देर रात बताया कि स्मारक की सही जगह तय करने में कुछ दिन लग सकते हैं। कांग्रेस की पूरी लीडरशिप अभी अंतिम यात्रा में मौजूद है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात को निधन हो गया था। आपको बता दें, वे 92 साल के थे, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें रात 8:06 पर दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया। हॉस्पिटल बुलेटिन के मुताबिक रात 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। अब हमेशा के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौन हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार इंदुकान दीक्षित का रुख कर लेंगे। इंदुकान, देखिए, लगातार देश के 2 बार प्रधानमंत्री रहे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, जो अब अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं इसको आप, खास करके भारत देश के लिए? जी नमस्कार फातिमा जी। जी, मेरा ये मानना है कि भारत का राजनीतिक इतिहास भारत में विश्व के लिए और एक आर्थिक की भारत को निकालने के लिए और खास कर करके जो आई मनरेगा और राइट टू एजुकेशन, इस जंग की जो पॉलिसीज देश में आई, इसके लिए हमेशा याद रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सबसे बड़ी खासियत जो उनकी बिल्कुल शालीनता और किसी के प्रति भी कोई द्वेष भाव न रखना, किसी को भी अपशब्द का उपयोग नहीं करना। यहाँ तक कि उनके खुद के मीडिया एडवाइजर संजय बारू ने उनके बारे में जो पुस्तक लिखी, तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इसमें बहुत सारी चीजें मानी जाती कि उन्होंने विवादास्पद लिखे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर जो उनके समय के बारे में उन्होंने टिप्पणियां की, उसका नुकसान भी कांग्रेस को उठाना पड़ा। उस पर भी उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं किया जीवन में। जी।
बिल्कुल। देखिए इंदुकान जी, देश में ऐसी चीजें हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से के ही वजह से देश में मुमकिन हो पाई है। अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की बात कर लें या सूचना का अधिकार बात कर लें, शिक्षा का अधिकार, अमेरिका से न्यूक्लियर डील, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके लिए इतिहास उनको याद रखेगा। भारत देश पे एक बहुत बड़ा उधार देके गए हैं वो। अगर हम देखे कहें उदारीकरण उनको बोला जा रहा है, आर्थिक उदारीकरण, तो ये ऐसे ही नहीं बोला जा रहा। जिस तरीके से उन्होंने इतने ज्यादा योगदान दिए हैं इस भारत को, आज जो बुलंदी छू रहा है भारत, इसमें अहम रोल था पूर्व प्रधानमंत्री का। जी देखिए, मैं तो उदार नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि अपनी मातृभूमि की सेवा करना, जिस माटी के लाल थे वो, उस माटी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। और ये देखिए एक प्रेरणा भी है पूरे आज की युवा पीढ़ी के लिए। जो युवा यहाँ से शिक्षा लेते हैं IIT के, एम्स से, और उसके बाद अपनी योग्यता यहाँ हासिल करके विदेशों में चले जाते हैं और अपनी सारी की सारी योग्यता का उपयोग पश्चिमी देशों में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में भारत की सेवा से, भारत की समस्याओं को देखते हुए रुक कर करने से बचते हैं। उनके लिए एक प्रेरणा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बचपन में आप देखेंगे किस परिस्थितियों में माइग्रेट किया उन्होंने आज के पाकिस्तान से, और उसके बाद लालटेन की रोशनी में उन्होंने पढ़ाई की बचपन में, और बाद में हायर एजुकेशन अपनी बदौलत गरीबी में भी अपनी योग्यता के बल पर हासिल की, बड़ी यूनिवर्सिटी से, दुनिया के हार्वर्ड से पढ़ाई की, और उसके बाद देश में आकर तमाम कैपेसिटीज में उन्होंने सेवा की। तो उन्होंने इस देश के मातृभूमि के ऋण को पूरी तरह से पूरा किया। आपको मालूम है, एक भगवान राम ने श्रीलंका में कहा था लक्ष्मण को, अति स्वर्णमयी लंका तमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्णागति गरीयसी। अर्थात जननी और जन्मभूमि, माँ और जन्मभूमि, ये स्वर्ग से भी महान होती है। इस चीज को ध्यान रखते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत देश की सेवा की थी। इंदुकान जी, देखिए जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री सादगी भरा जीवन जीते थे वो भी काफी चर्चाओं में है। जिस तरीके से उनका जीवन बिल्कुल सादा रहा, किसी तरीके का कोई दिखावा नहीं करते थे, किसी तरीके की कोई राजनीति उन्होंने नहीं की, किसी भी चाहे विषय पर हम उठाकर देख लें, कभी उनकी तरफ से कोई राजनीति नहीं की गई। बहुत सादा जीवन जिया और बिल्कुल खामोश रहने वाले इंसान। जब वो बोलते थे तब गौर से पूरा सदन सुनता था, पूरा देश सुनता था। निस्संदेह फातिमा जी, जिससे बहुत शांत थे और उन्होंने जितने भी काम जीवन में किए वो बड़े निष्प्रिय भाव से किए। बस एक ही बात को लेकर के, हालांकि ये समय नहीं होती है कहने का, लेकिन एक बात को लेकर मैं कई बार चिंतित होता हूँ कि इतना बड़ा व्यक्तित्व है, जब उनके सामने कई सारे भ्रष्टाचार के मामले उनकी सरकार के खिलाफ आए, तो उनका ये जो स्टैंड था कि उनमें मैं लिप्त नहीं हूँ और मेरे संज्ञान में नहीं है, एक प्रधानमंत्री के तौर पर ये बात कहीं पचती नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री देश का एग्जीक्यूटिव हेड होता है। अगर उसके शासनकाल में कहीं भी भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं तो उनकी जांच करा करके जो लोग कल्प्रिट है उनको दंडित करना भी प्रधानमंत्री की ड्यूटी होती है। एक इस पार्ट पर छोड़ दे तो अदरवाइज उनके जीवन में उनका अपना व्यक्तिगत जीवन बिल्कुल निष्कलंक और निष्कपट था। बिल्कुल। पीएम आवास में भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमेशा मारुति 800 रखते थे। जो प्रधानमंत्री को BMW मिलता है वो भी उन्होंने रखने से इनकार कर दिया था। इससे साफ तौर पर ये दिखता है कि कितने सादा जीवन जीने वाले थे पूर्व PM मनमोहन सिंह। क्यों? देखिए, यही दिखाता है कि असली आम आदमी कौन होता है। आप इसकी उदाहरण देखिए, आज के आम आदमी पार्टी के लोग होते हैं। अरविंद केजरीवाल की जब राजनीति शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी हूँ, और एक वैगनार उनका सिंपल था और कहते थे कि यही मेरी गाड़ी, जिससे आते जाते थे सिंपल था। तो लेकिन आज वो कहाँ है, वैगनार छोड़कर किस गाड़ी में चलने लगे, जेल तक की यात्रा करनी पड़ी। और ऑन दी अदर हैंड जो एक्चुअल आम आदमी का जीवन जीने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने मारुति 800 को, जो उनके साथ से स्वयं अरुण असीम ने कहा, जो भी मंत्री उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, कि वो उस मारुति 800 को कहते थे ये मेरी गाड़ी है, प्रधानमंत्री की BMW मेरे लिए नहीं है, ये बड़े आदमियों की गाड़ी, इससे बैठ कर हमें सुकून नहीं महसूस होता है। ये एक्चुअल आम आदमी होता है।
बिल्कुल, बतौर वित्त मंत्री उन्होंने जिस तरीके से देश में उदारीकरण लाया, साफ तौर पर वहां पे नरसिम्हा राव ने कह दिया था कि अगर सफल हुए तो श्रेय हम दोनों को मिलेगा और अगर असफल हुए तो केवल आप जिम्मेदार होंगे। लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ये उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण जो लाया था भारत में, वो आज एक मिसाल बनकर उभरा है। जी देखिए, ये एक तरह का कटाक्ष भी होता है। नहीं तो प्राइम मिनिस्टर भारत रत्न नरसिंह राव जी ऐसी शख्सियत थे, आपको बता दूं कि उनको दुनिया की कुल मिला के लगभग 15 भाषाएं आती सीखने योग्य थे। और उनके में इतनी हिम्मत थी कि एक नॉन पॉलिटिशियन, एक पॉलिटिकल आदमी को उन्होंने बुलाया अपनी जानकारी के आधार पर, और बुला करके उन्होंने कहा कि आप भारत की अर्थव्यवस्था को संभालो, क्योंकि उन्होंने लंबे जीवन में देखिए अपने साथ काम करने वाले व्यक्ति का चयन उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना इम्पोर्टेंट होता है आपका व्यक्तिगत रूप से योग्य होना और काम करना। तो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को पहचाना, ये व्यक्ति है जो भारत को आर्थिक संकट से उबार सकते हैं। और ये पता था उनको कि प्रधानमंत्री के नाते अगर उदारीकरण की नीति विफल होगी तो सारे सवाल उन्हीं के ऊपर उठेंगे। उन्होंने कहा, जरूर ये कहा जाता है कि आपकी मैं छुट्टी कर दूंगा, लेकिन छुट्टी उनकी क्या होती, प्रधानमंत्री के सिर से ही सारी की सारी चीजों का ठीकरा फोड़ा जाता अगर ये नीति असफल होती। जी, लेकिन क्या ये जरूरी है इंद्रकांत जी, जिस तरीके से अब उनके स्मारक को लेकर राजनीति हो रही है, अभी होना? देखिए, ये तो बहुत गलत है, सरासर पॉलिटिक्स है। मैं मानता हूँ कि जिस कांग्रेस की लीडरशिप इस समय कह रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए एक स्मारक का जगह ढूंढा जाए, उसकी कांग्रेस जी जी इंद्रकांत जी, आवाज आ रही है? चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इंद्रकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह अब अपने अंतिम यात्रा पर हैं। आपको बता दें, निगम बोध घाट के लिए उनका पार्थिव शरीर रवाना हो गया है। अब से सिर्फ कुछ ही चंद मिनट बचे हैं जब पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। उनके निधन पर केंद्र ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। तस्वीरों में देख रहे हैं आप, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी यहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं। देश के पहले सिख पीएम, सबसे लंबे समय इस पद पर रहने वाले चौथे नेता स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच नहीं हैं। आपको बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी शाह से मांग की थी कि मनमोहन सिंह का जहां अंतिम संस्कार हो वहीं स्मारक बनवाया जाए। इसको लेकर भी अब सियासी खींचातान शुरू हो गया है। तो मनमोहन सरकार ने जो 6 बड़े फैसले लिए थे, वो अर्थव्यवस्था में उदारीकरण है, औद्योगिक लाइसेंसिंग खत्म, जून 2005 में उन्होंने फैसला लिया था सूचना का अधिकार, सितंबर 2005 में उन्होंने फैसला लिया रोजगार गारंटी योजना, मार्च 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील की उन्होंने, जनवरी 2009 में आधार स्कीम चलाई, वहीं अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार भी उन्हीं के तरफ से लागू किया गया। ये आर्थिक सुधार के नायक हमेशा याद रहेंगे। पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए भी उनके आवास से कांग्रेस मुख्यालय लाया गया था, जहां पर कांग्रेस मुख्यालय पर डॉक्टर सिंह की पत्नी गुरशन कौर भी मौजूद रही। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ कुमार जुड़ गए हैं। अमिताभ, देखिए, देश के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है, इस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हमारे बीच से यूं चले जाना कितना बड़ा नुकसान मानते हैं आप, राजनीति को भी और भारत देश के लिए भी? देखिए, सबसे पहले श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। जी।
और मैं बताऊं कि इस देश में एक नया युग जिन्होंने शुरुआत किया था, जिसकी शुरुआत इन्होंने की थी, हम्म। वो हैं या व्यक्ति वो है जिन्होंने नए युग की शुरुआत का जाना निश्चित रूप से देश के लिए बहुत बड़ी क्षति। जी। अब सारा देश इस बात को समझ रहा है, देख रहे हैं कि सारी राजनीति छोड़ के सारे दल के लोग, सभी जनता भी, सब के सब जो हैं इस एक बात को साथ हो लेकर गया, बिल्कुल। सब एक साथ हैं। जी। आपको याद होगा कि 1990-91 का जो काल था भारत में, वो देश के लिए काल बन गया था, संकट बन गया था। बहुत बुरी अवस्था में भारत था, विश्व स्तर पे बहुत नीचे चला गया था, आर्थिक अवस्था बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा कर्जे में देश डूब रहा था। देश के पास 2 हफ्ते से ज्यादा का जो फॉरेन एक्सचेंज होता वो नहीं था खर्चों के लिए। ऐसे समय में इन्होंने संभाला था भारत देश की अर्थव्यवस्था को, और जो पहले की जो व्यवस्था चली आ रही थी उसमें आमूल चूल परिवर्तन करके जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का जो दौर शुरू हुआ, जिसके खिलाफ यह देश पहले रहा था, जो पहले इसकी विचारधारा थी, उन सब चीजों को लाए और बड़े संतुलित ढंग से धीरे धीरे लागू किया, ताकि ऐसा भी ना हो कि एकदम से सब कुछ उलट पुलट हो जाए, विदेशी शक्तियां हावी हो जाएं। तो जिस कौशल से इन्होंने उस संकट काल को संभाला और देश को नए रास्ते पे, नई पटरी पे डाला, और जिसपे भागते हुए देश आज 5वीं अर्थव्यवस्था विश्व में बन चुका है और 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, तो हम सब निश्चित रूप से इनको बहुत गहरे हृदय से याद करें। बिल्कुल, जिस तरीके से उनको आर्थिक उदारीकरण का मिसाल बोला जा रहा है, अभी जिस तरीके से उन्होंने देश में उस आर्थिक स्थिति को सुधारा और अकेले अपने दम पर सुधारा। जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर ये जो आप फैसला लेने जा रहे हैं इसमें ये सफल होते हैं तब इसका श्रेय हम दोनों को जाएगा, और अगर असफल होते हैं तो इसके केवल जिम्मेदार आप ही होंगे। उसको भी उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली संभाला था। जी जी, बहुत 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 संभाला था इन्होंने। आप ये समझ लीजिए कि निश्चित रूप से उस वक्त जो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, वो बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक पर्सनालिटी वो भी थे, लेकिन देश को बिल्कुल नए रास्ते पे डालने में उनको भी काफी सोचना पड़ रहा था। और उस वक्त कहा जाता है कि उन्होंने मनमोहन सिंह जी से कहा था कि देखिए, वित्त मंत्री के रूप में लागू आपको करना होगा, हमें नए तरीकों पे जाना होगा, लेकिन इसका लाभ जो मिलेगा श्रेय हम दोनों लेंगे। अगर नुकसान हुआ, अगर हम कहीं असफल हुए, तो सारा दोष आपको अपने कंधों पे लेना पड़ेगा। तो ये वो व्यक्तित्व था जिसने अपने कंधों पे पूरे देश का, उसके भविष्य का भार लिया। भविष्य का भार बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि करोड़ों अरबों लोगों का जो ये देश था, उसके भविष्य की चिंता थी। तो उनके ऊपर एक नहीं, लगभग 125 करोड़ लोगों के भविष्य का बोझ डाला गया था, और उसमें उन्होंने बहुत सावधानी से, चूंकि उनका एक बहुत अच्छा अनुभव था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो यूनाइटेड नेशंस वगैरह की कई संस्थाओं के साथ काम कर चुके थे, और देश में लगातार आर्थिक अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पे काम कर रहे थे, सलाहकार रहे थे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे थे। तो उनके पास अनुभव का एक भंडार था। उस का समस्त उपाय उन्होंने उसको इस्तेमाल किया उन्होंने, और धीरे धीरे देश को उस गर्त से निकाला, उस गड्ढे से निकाला, और आज हम सूर्य की तरह चमक रहे हैं। बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए जिस तरीके से यूपीए की सरकार थी उस टाइम, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उस वक्त के, और अभी की जो कांग्रेस पार्टी, जब यूपीए की सरकार में जो कांग्रेस पार्टी थी और अभी की जो कांग्रेस पार्टी, उसमें कितना फर्क देखते हैं आप? देखिए, फर्क आप अगर इस दृष्टि से देखें कि उस वक्त वो सत्ता में थे और आज वो सत्ता में नहीं है, उस दृष्टि से आप देखें, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी के लिहाज से फर्क नहीं आया है, कांग्रेस पार्टी का मिजाज वही है। आपको मैं बता दूं, हालांकि अभी हमें आलोचना नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट आपको बता दूं कि देश जिस अवस्था में गया था, उसका बड़ा कारण था कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता रही थी लंबे समय तक, वो जिन तरीकों पे चलती रही थी। अभी इस मौके पे आलोचना करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। चलिए हम इस बारे में बात कर लेते हैं अभी अमिताभ जी के, जिस तरीके से वो सादा जीवन जीते थे
और उनकी जिंदगी में बिल्कुल सादगी थी, किसी तरीके का कोई दिखावा नहीं। सबसे बड़ी बात, राजनीति कभी उन्होंने नहीं की। जैसे आज छोटे छोटे मुद्दों पे राजनीति हो जाती है, अभी स्मारक का जो मुद्दा उठ गया उस पर भी सियासी खींचातान शुरू हो गई है, लेकिन अगर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की हम बात करें तो उन्होंने कभी किसी मुद्दे पे राजनीति नहीं करी, जो कि उनकी एक बहुत बड़ी खास बात है। उनकी स्पेशलिटी को इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने अलग और महान व्यक्ति थे। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि कांग्रेस पार्टी में ज्यादा फर्क नहीं आया है। आज फिर वो इसको घटिया राजनीति कहते हैं। ये राजनीति नहीं है, घटिया राजनीति है। और मेरा मानना है कि मनमोहन सिंह बहुत कुशल राजनीतिज्ञ थे। वो राजनीति करते थे ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ और शालीनता के साथ। अभी ये जो राजनीति हो रही है, ये राजनीति नहीं है, ये घटिया नीति है, निम्न स्तरीय तौर तरीके हैं, मतलब लोग दूसरे को अपमानित करने की कोशिश करना, ये सब आजकल राजनीति का मतलब गलत तौर तरीके अपनाना माना जा रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन आप सोचिए कि जब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था, उनके हाथ में सारी शक्तियां नहीं थी। ये हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर भी, अपनी पार्टी के अंदर ही उनके ऊपर बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए थे जो उनको कंट्रोल कर रहे थे। तो उन सब के बीच जो है, उतना शालीन व्यक्ति, उतना सहज व्यक्ति, जो है ईमानदार व्यक्ति, कैसे उन लोगों के बीच इस देश को संभालता है, उसको देखिए। जैसे 32 दांतों के बीच एक जीव जो है कितनी कुशलता से अपना काम कर रही होती है। चारों तरफ कठोर दांत हैं, उनके बीच में वो बहुत सॉफ्ट मुलायम चीज है, फिर भी वो बिल्कुल कोई सामान्य बात नहीं है। बिल्कुल कमाल के राजनीतिज्ञ थे। मैं कहता हूं, देखिए, राजनीति ये होती है कि सारी विपरीत परिस्थितियों के बीच आप कैसे बेहतर ढंग से, पूर्ण कौशल के साथ और एक संकट काल से एक देश को निकाल कर के ले आते हैं। आप कोई अपना, केवल अपना घर नहीं था, ये करोड़ों लोगों का घर था जिसको उन्होंने संभाला और पूरी इज्जत के साथ संभाला, एक दाग नहीं लगने दिया। तो वो महान राजनीतिज्ञ थे। जो कहता है कि राजनीतिज्ञ थे, मैं नहीं मानता। लेकिन अभी जिस तरीके से निम्न स्तर पर गिर के ये राजनीति हो रही है, अभी सियासी खींचतान भी शुरू हो गया है। अमिताभ जी के स्मारक पर कल जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर स्मारक बनाने की मांग कर दी है, इस पर केंद्र सरकार का हालांकि जवाब आ गया है कि जगह ढूंढने में समय लग सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत गलत है, अभी नहीं होना चाहिए। नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं थी। इस कांग्रेस पार्टी ने तो एक व्यक्ति के अलावा किसी का ढंग का, मतलब केवल जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे उनकी ही इन्होंने चिंता की थी। लेकिन अभी प्रधानमंत्री ने जो एक प्रधानमंत्रियों का एक अलग संग्रहालय सा बना दिया है, जो यहाँ पे उनके सारी याददाश्त, सारी यादें संजोई जा रही हैं सभी प्रधानमंत्रियों की, चाहे वो किसी दल से जाए हों। तो ऑलरेडी एक स्मारक है हमारे पास, उसमें भी उनकी यादें संजोई जा सकती हैं। ऐसा नहीं करना है कि 50 एकड़ जमीन किसी एक के नाम पे आप रिजर्व कर दे रहे हैं। नहीं, लेकिन उनकी ये मांग की गई अमिताभ जी कि जहां पर अंत्येष्टि हो रही है पूर्व पीएम की, वहीं पर स्मारक बनवाया जाए। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जवाब आ गया कि जगह खोजने में समय लगेगा। इसका मतलब साफ तौर पर उन्होंने इनकार तो नहीं किया, हो सकता है कि वहां पर भी स्मारक बनवा दिया जाए। नहीं, सरकार, देखिए, स्मारक बनाना, स्मारक जरूरी थोड़ी है कि जहां पे अंत्येष्टि वहीं पे स्मारक बनना चाहिए। जो इनका तरीका रहा है, कब्रगाह बनाने की कोशिश होती है। स्मारक सही ढंग की जगह पे बनाया जाएगा, सही तरीके से बनाया जाएगा, लोगों की अप्रोच जहां पे होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग जहां पहुंच सके और उनकी सारी यादों को जहां संजोया जा सके, वैसी जगह स्मारक बनाना। हालांकि अभी जो निर्णय गवर्नमेंट ने दिया है, ये केवल और केवल टकराव टालने के लिए शालीनता से उनको जवाब दिया गया है। लेकिन जिस तरह की घटिया हरकतों पे ये पार्टी, जो कि एकदम बेकरार है कि सत्ता नहीं मिल रही है तो हम क्या कर दें, जिस ढंग से इन्होंने किया है उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने बहुत शालीन उत्तर दिया है और कहा है, मना बिल्कुल नहीं किया है, कहा है कि बनाएंगे और अच्छी जगह बनाएंगे। ये नहीं कि जहां हमने उनका अंत्येष्टि किया वहीं पे करेंगे। अब जैसे बातचीत हो रही है, मेरे ख्याल से निगम बोध घाट पे उनके अंत्येष्टि की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तो वहां पे सारा का सारा उसके नाम पे उसको कर दिया जाए। इस तरह की चीजों से हमें बचना चाहिए। बयान भी सामने आ रहा है, जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू का भी बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि अगर अटल जी के साथ ऐसा होता तो फिर कैसा लगता। ये बातें कहना जो है ना, और
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कैरेक्टर में यही डिफरेंस है। हमें इस बात को हमेशा सोचना चाहिए। यही कांग्रेस है जिसने नरसिम्हा राव के शरीर को अपने मुख्यालय में नहीं रखने दिया था, ताला बंद करवा दिया था, और यहाँ पे उनकी अंत्येष्टि दिल्ली में नहीं करने दी कि यहाँ पे उनका स्मारक बनाना पड़ जाएगा। ये वो लोग हैं, इनको याद दिलाया जाना चाहिए कि आपने अपने नेताओं के साथ कैसा किया था। बिल्कुल। प्रणब मुखर्जी जी की बेटी का बयान कल ही आया है कि मेरे पिता के मृत्यु के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कोई श्रद्धांजलि सभा नहीं की थी, कोई मीटिंग नहीं हुई थी जिस तरीके से इस वक्त हुई है। तो ये बताता है कि इनका उद्देश्य जो है ना, ये एक पद्धति पे या एक सहज भाव पे चलने वाले लोग नहीं है। ये हर जगह घटिया नीति करते हैं, राजनीति नहीं, घटिया नीति करते हैं। और वो आज फिर सामने आ रही है ये बात, और इससे ये देश की जनता के सामने और एक्सपोज हो रहे हैं। इनका चेहरा जो है ना असली खुल के सामने आ रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे मौके पे जब किसी का देहांत हुआ है, जिसको सारा देश सम्मान दे रहा है। पार्टीगत इतना अभी देखिए कितना इनके बीच संघर्ष चल रहा है कि ये लोग पार्लियामेंट तक नहीं चलाने दे रहे हैं। जनता देख रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी से कुछ देर बाद निगम बोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी।